नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में एक बार फिर से यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर पनपे विवाद और भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर है। क्या भारतीय जनता पार्टी कास्ट ट्रैप में फंस गई है, यानी जातीय संघर्ष में पार्टी घिरती जा रही है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए रेगुलेशन को लेकर जो सबसे ज़्यादा इसका दुष्परिणाम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वो यही है कि इस नए रेगुलेशन से समाज में जातियों के बीच विभेद पैदा हो रहा है। सवर्ण जातियों और खासकर एससी एसटी समुदाय के बीच तो एक बड़ी खाई पैदा हो रही है। ये खाई पिछले कुछ सालों में तो भरती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन यूजीसी के नए रेगुलेशन से एक बार फिर से इसमें उभार दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जातियों के बीच वैमनस्य का बीज पनप रहा है। यदि ऐसा होता रहा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? हम ये चर्चा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमेशा से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि उसकी थिंक टैंक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जातियों के विभेद को खत्म करने की बात करता रहा है। वो हमेशा से सबको हिंदू बनाने या हिंदू मानने की कोशिशों में लगा रहता है। तो आखिर क्या जातियों का अलगाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक है, राजनीतिक रूप से उसके लिए प्राणघातक है? इस बात की समीक्षा की जाए तो चुनावी नतीजे और उस समय जातियों और धर्म का क्या संघर्ष रहा है, वो कैसे परिभाषित होते रहे हैं, इसको देखें तो सच दिखाई देता है। समाज में जैसे ही जातियां अलग अलग बंटती हैं, उनकी एकता टूटती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित गड़बड़ा जाता है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ये प्रयास करता है कि जातियां आपस में बंधी रहें हिंदू धागे में। इसीलिए पिछले कुछ दिनों पहले ये नारा दिया गया कि बंटेंगे तो कटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में ये नारा पहली बार दिया और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से जीत मिली। किसी ने इसकी समीक्षा नहीं की थी कि हरियाणा में भाजपा जीतने जा रही है। उनके इस नारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे बढ़ाया। संघ की बात करें तो संघ भी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर सामने आता रहा है। दरअसल इसके पीछे यही गणित रहती है कि कैसे भी करके सभी जातियों को हिंदू अम्ब्रेला के नीचे लाकर खड़ा किया जाए, तभी भारतीय जनता पार्टी को इसका इलेक्टोरल बेनिफिट मिल पाएगा। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं, उससे ये समझ में आ जाएगा कि जातियों का आपस में टूटना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना खतरनाक रहा। बात यूपी के इलेक्शन के संदर्भ में ही करते हैं। पिछले 2 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। 2017 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार रही, लेकिन जिस प्रचंड बहुमत से 2017 में उसकी सरकार बनी, वैसा पहले देखने को नहीं। और 2017 के चुनाव और उसके पहले के चुनाव में जातियों को लेकर क्या डायनेमिक्स रहा, इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। बात शुरू करते हैं 1989 के चुनाव से। 1989 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 57 सीटें मिली थी। 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटें हासिल हुई और उसकी सरकार बनी। अब इन दोनों समयावधि में दोनों चुनाव में क्या फर्क रहा? 1990 में मंडल कमीशन के लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही कि सभी जातियों को हिंदू अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक यात्रा निकाली। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू अम्ब्रेला के नीचे आने को उतावला हुआ और उसी का परिणाम 1991 के यूपी के विधानसभा चुनाव में दिखा, जहां 1989 में 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें सिर्फ मिली थीं, 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को 221 सीटें मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे करके जातियों के बंधन खुलते गए। हिंदू अम्ब्रेला के नीचे जो जातियां थीं उनमें अलगाव आता गया, क्योंकि तब अस्तित्व में समाजवादी पार्टी आ गई थी। 1993 में यूपी का विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी इससे पहले के 221 सीटों के मुकाबले घटकर 177 पे आ जाती है।
1996 में वो और घटती है और उसकी संख्या 174 रह जाती है। 2002 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 88 सीटों पर सिमट के रह जाती है। 2007 में भी उसकी संख्या कोई खास नहीं दिखती है और वो 51 सीटों तक चली जाती है। 2012 में तो भारतीय जनता पार्टी का और भी बुरा हाल हो जाता है और उसे सिर्फ 47 सीटों से संतोष करना पड़ता है। आखिर इस दौर में क्या ऐसा हुआ कि 1991 में भारतीय जनता पार्टी, जिसको 221 सीटें मिली थी, 2012 आते आते वो सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई। इस बीच के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो यही पता चलता है कि यूपी में पिछड़ी और दलित जातियों के उभार के कारण इस बीच में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का दौर रहा। जिस हिंदू अम्ब्रेला के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 1990-91 के आसपास सभी जातियों को एकजुट किया था, यानी कि सभी वर्ग के लोग अपनी जाति के भेद को भुलाकर हिंदू बनने को लेकर वोट किए थे भारतीय जनता पार्टी को, वो आगे के सालों में दरकता गया, चरमराता गया और जातियां फिर से अपने अपने खांचे में अलग तरीके से बट गईं और उन दिनों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सत्ता का हस्तांतरण चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी को इसी का सबसे ज्यादा डर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के बड़े नेता हमेशा ये कहते हैं कि वो जाति भेद को नहीं मानते, बल्कि सभी को हिंदू की तरह देखते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी और संघ की इस विचारधारा का विरोध करने वाले क्या कहते हैं? लखनऊ के रमाबाई रैली मैदान में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा था, आरक्षण को लेकर, और उसे संबोधित करने के लिए आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण आए थे। तब वो नगीना से सांसद नहीं बने थे। तब उन्होंने उस रैली को संबोधित करते हुए, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमें किसी भी कीमत पे ओबीसी और दलित जातियों को हिंदू बनने से रोकना है, क्योंकि एक बार हिंदू अम्ब्रेला के तहत वो आ गई तो उनके हित सुरक्षित नहीं बचेंगे और कास्ट आइडेंटिटी को लेकर जो उन्हें फायदा मिलता है वो नहीं मिल पाता। अब बात उठती है कि कास्ट आइडेंटिटी को लेकर कैसे फायदा मिलता है। इसके यूपी में कई नजीर हैं। कैसे जातिगत पार्टियों को इसका लाभ मिला है, इसके भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। पूर्वांचल में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जो कि राजभरों की पार्टी है और जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। निषादों या मल्लाहों की पार्टी संजय निषाद की पार्टी, वो संजय निषाद भी योगी कैबिनेट में मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल, कुर्मियों की पार्टी, पटेलों की पार्टी, अनुप्रिया पटेल भी केंद्र में मंत्री हैं। और तो और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है, जब से ये कास्ट डायनेमिक चेंज हुआ है उसके बाद से, कि उसके प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी कोई पिछड़ा ही बैठे, कोई कुर्मी बैठे। पहले केशव प्रसाद मौर्य यूपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब पंकज चौधरी हैं जो कि एक कुर्मी बिरादरी से आते हैं। तो ये तो एक ओबीसी की अलग पॉलिटिक्स है, इस पर एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि यदि हिंदू अम्ब्रेला के तहत जातियां एक जगह नहीं जमा हुई तो उन्हें चुनावी लाभ नहीं मिलेगा। और जैसा कि वो देख चुकी है 1991 के 221 सीटों से लेकर 2012 के 47 सीटों तक का सफर, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में पतली स्थिति रही। लेकिन 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनती है और हिंदू हृदय सम्राट की एक नई परिभाषा पूरे देश में गढ़ी जाती है, तो 2012 में 47 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 325 सीटों पर जीत मिली और अब तक के सबसे प्रचंड बहुमत से यूपी में सरकार बनाती है। यह सिलसिला उसका 2022 में भी जारी रहा। समझना मुश्किल नहीं है कि यदि हिंदू अवधारणा पर गोलबंदी होती रही तो ही भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलता रहेगा। जिस दिन जातियां आपस में बंट जाएंगी, हिंदू अम्ब्रेला से छिटक जाएंगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का पराभव तय हो जाएगा। तो क्या यूजीसी का नया नियम, नया रेगुलेशन इसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी को सोचने पे मजबूर करेगा? और क्या भारतीय जनता पार्टी जिस सवर्ण समुदाय को एकजुट करके चलती रही है, उसके नाराजगी को लेकर कोई कदम उठाएगी?
और यदि उसकी नाराजगी को लेकर कोई कदम उठाती है, तो क्या आरक्षित समुदाय की ओर से उठने वाली आवाज, विरोध के आवाज को वो दबा पाएगी? इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम यूपी में तो कास्ट ट्रैप में फंस गई है। अब इस ट्रैप को भारतीय जनता पार्टी के बड़े चिंतक नेता कैसे तोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक नए अंक के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।